मेंबर्स, वेलकम बैक टू ओम चैनल स्टॉक मार्केट फंडा में। अब देखो, आज बहुत सॉलिड मार्केट गिरा। बहुत सा लोग कंफ्यूजन है कि सर मार्केट आज क्यों गिरा, क्या मार्केट में वापस पैनिक स्टार्ट होगा। सी, पहले से बोल रहा था, वापस बोल रहा हूं, मार्केट प्योर साइडवेज जोन में है। ये रेंज बाउंड मार्केट है, ठीक है। जहां पे आपको ब्रेकआउट लगता है वो यहां पे ब्रेक डाउन कर देता है। तो ये साइडवेज मार्केट है, इसमें अगर आप पैनिक करोगे तो कुछ हाथ में नहीं आने वाला, पहली पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, अगर मार्केट इतना खराब होता तो स्मॉल कैप इंडेक्स भी गिरता। जनरली आप लोगों ने देखा होगा कि स्मॉल कंपनीज, छोटी कंपनीज ज्यादा गिरती है, ठीक है। तो आप देखोगे स्मॉल कैप इंडेक्स सिर्फ 90 पॉइंट्स गिरा फ्रॉम द टॉप से, वो भी निफ्टी फॉल हो रहा था, इसकी वजह से गिरा। बात समझ में आ रही। मिड कैप इंडेक्स यहां पे 1% गिरा, जहां पे निफ्टी भी 1% गिरा। तो हमेशा याद रखो कि अगर मिड कैप इंडेक्स 2.5% से ज्यादा इंट्राडे में फॉल करता है, ध्यान से सुनो, 2.5% से ज्यादा इंट्राडे में फॉल करता है, तो आप ये समझ के चलो कि टेम्पररी टॉप बन रहा है। आई बात समझ में। तब तक हर चीज में पैनिक करना सही नहीं है। ओके, तो पहला रीजन आता है कि सर तो फिर फॉल क्यों किया। समझो बात को। पहला तो यहां पे 2 आवर्स का चार्ट निफ्टी का देखो, बहुत से लोग हैं ना समझ नहीं पाते मार्केट को। 2 आवर्स का चार्ट देखो, 2 आवर्स का चार्ट क्या बता रहा था। ये 60 आरएसए के ऊपर था, 60 आरएसए को ब्रेक किया, रिकवर किया एंड देन सेकंड ब्रेकडाउन। जनरली सेकंड ब्रेकडाउन प्रॉपर होता है और 40 आरएसए को टेस्ट करने की कोशिश करता है। आप देख सकते हैं यहां पे, ठीक है। तो 60 आरएसए को जैसे ही ब्रेक किया, 40 आरएसए को टेस्ट करने की कोशिश की, यानी कि 2400 से लेके सीधा 23,800, 400 पॉइंट का फॉल, अप्रोक्सीमेटली 300 पॉइंट का फॉल। ओके, तो देखो ये हमेशा होता है। टेक्निकल चार्ट्स आप सीखोगे तो काम आएगा। आई बात समझ में। तो एक तो टेक्निकल ब्रेकडाउन था, इसकी वजह से मार्केट फॉल करता हुआ दिखाई दिया। सेकेंड रीजन की अगर हम लोग बात करें तो सिर्फ इंडिया नहीं, ग्लोबल मार्केट भी गिरा है। देखो यहां पे साउथ कोरिया का मार्केट 8% गिरा, लोअर सर्किट लगी। यस, लोअर सर्किट लगी। उसके बाद वो जैसे सर्किट ओपन हुई 9% तक गिरता हुआ दिखाई दिया। जापान का मार्केट 3.5% गिरता हुआ दिखाई दिया। तो ये तो पक्की बात थी कि भाई हमारा मार्केट भी गिरेगा, क्योंकि पूरा ग्लोबल मार्केट गिरा था। डाउ फ्यूचर्स भी 300 पॉइंट नेगेटिव थे, ठीक है। तो हम ये कोई रीजन नहीं है कि भाई ट्रम्प की वजह से गिरा, फलाना की वजह से गिरा। मार्केट नॉर्मल गिरा। देखो, ट्रम्प की वजह से गिरता या ईरान यूएस की वजह से गिरता तो मार्केट में क्रूड ऑयल भी गिरता डेफिनेटली, क्योंकि क्रूड ऑयल डायरेक्टली इंपैक्ट करता है। तो क्रूड ऑयल, माफ कीजिएगा, क्रूड ऑयल मूव करता है अपसाइड पे। तो क्रूड ऑयल फॉल किया, इसका रीजन क्या है कि भाई रीजन और है। और आप पूछे सर रीजन क्या है ग्लोबल मार्केट फॉल का, तो रीजन है एआई, ठीक है। आप यहां पे फोकस कर सकते हैं। अब देखो एआई में ऐसा लग रहा है कि बबल हो रहा है, इसकी वजह से बहुत सारे जो रेटिंग एजेंसीज है, जेफरीज है, मॉर्गन से, वो क्लियर कट बोले कि भाई सेक्टर में थोड़ा पैनिक आने वाला है, आईटी सेक्टर में इश्यूज आ सकते हैं। एसेंचर के रिजल्ट हम लोगों ने देखे थे, इसकी वजह से माना जा रहा है कि भाई और भी आईटी कंपनीज में प्रॉब्लम आ सकती है। ये नेगेटिव स्टेटमेंट आया मॉर्गन स्टैनली से या जेफरीज से, इसकी वजह से आईटी इंडेक्स आज तगड़ा गिरा, ठीक है। और सिर्फ आईटी इंडेक्स नहीं, जितना भी आईटी स्टॉक्स रिलेटेड थे, डेटा सेंटर रिलेटेड थे, वो भी गिरे। यानी कि एचएफसीएल भी गिरा। अगर किसी ने देखा हो तो एचएफसीएल भी आज फॉल करता हुआ दिखाई दिया। इतनी अच्छी न्यूज के बाद भी एचएफसीएल फॉल किया। सोचो कि यस्टरडे रिलायंस जियो के अंदर उन्होंने स्टेक बेचने की बात की थी प्रमोटर ने, तो इवन ये न्यूज आने के बाद स्टरलाइट टेक भी गिरा, एचएफसीएल भी गिरा। तो पॉइंट क्या है, आईटी इंडेक्स ईआई बबल है, इसकी वजह से मार्केट में आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रहा है, ठीक है। और ये बेसिक चीजें हैं, एआई सेल ऑफ है, बेसिक चीजें हैं, तो इसमें घबराने की जरूरत अभी के लिए नहीं है। एक पैनिक टेम्पररी है। अब क्वेश्चन आता है कि मार्केट कितना नीचे जा सकता है। देखो मार्केट में अगर बात करने जाए तो नीचे एक सपोर्ट है अराउंड 23,800 का और 23,600 का। ये जो है 23,600 का बहुत अच्छा सपोर्ट है। अगर ये टूटता है तो मार्केट 23,200 तक जाने की कोशिश कर सकता है, 30,000, 30,200, ठीक है। अगर मार्केट को ऊपर ही रहना है तो 23,600 के नीचे नहीं जाएगा। आई बात समझ में। तो ये अब अभी भी मार्केट सपोर्ट पे है, हर चीज में पैनिक करने की जरूरत नहीं है। अब देखो मैं आपको प्रॉपर समझाने की कोशिश करता हूं, तो वीडियो को एटलीस्ट लाइक कर देना सपोर्ट के लिए, ठीक है। और आपकी क्वेरी क्या है कोई स्टॉक में, तो मुझे कमेंट जरूर करना, मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा। ओके, चलिए। वेदांता आज फॉल होता हुआ दिखाई दिया। रीजन ये था कि प्रमोटर स्टेक बेचने वाले हैं और प्रमोटर ने स्टेक बेचा है 2,000 करोड़ का। देखो मैंने आपको पहले भी समझाया था, वेदांता टॉप पे है, ठीक है, लाइफ हाई पे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा था रिसेंटली। अब वेदांता ने जैसे डीमर्जर अनाउंस किया, वेदांता को पता चला कि भाई मेरा स्टॉक का भाव 17 रुपए से यहाँ पे 300 चला गया है, इतना अच्छा मिल रहा है मेरा, ठीक है, 17 से 170 के ऊपर, सोचो 10 गुने से भी ज्यादा। तो भाई वो तो प्रमोटर बेचेंगे ही बेचेंगे, तो प्रमोटर ने यहाँ पे स्टेक सेल कर दिया और स्टेक सेल की वजह से 7% फॉल करता हुआ दिखाई दिया, ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था। देखो एक बात समझो, सिंपल बात है, टाटा मोटर्स जैसे डीमर्जर हुआ था
पैसेंजर व्हीकल और टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल का, ठीक है। तो पैसेंजर व्हीकल जो मेन कंपनी थी, ठीक है, वो क्रैश होती हुई दिखाई दी फ्रॉम द टॉप से जब डीमर्जर अनाउंस हुआ, अगर आपको पता हो तो, ठीक है। और कमर्शियल व्हीकल जो डीमर्ज हो गई वो लाइफ हाई को क्रॉस करते हुए दिखाई दी, ठीक है। तो वेदांता में भी क्या सेम पैटर्न फॉलो होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि जनरली डीमर्जर सेम पैटर्न फॉलो करते हैं। तो वेदांता जो पेरेंट कंपनी है वो फॉलो होती हुई दिखाई दी आफ्टर द डीमर्जर। और जो डीमर्जर वाली नई कंपनी थी लाइक पावर, वेदांता आयरन, जो भी थी वो सब अभी अपर सर्किट के आसपास ट्रेड करी है। तो हमेशा ना ये लॉजिक्स याद करो, ये लॉजिक्स आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है। मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, पहले भी बताया था, ऐसा मत बोलना कि जय सर पहले नहीं बताया था, ये पहले भी बताया था। वेदांता पावर के बारे में और टाटा कमर्शियल व्हीकल के बारे में भी अपडेट किया था, ठीक है। सो बी केयरफुल। न्यू इंडिया इंश्योरेंस की बात करते हैं। न्यू इंडिया इंश्योरेंस देखो 7 दिन के अंदर 47% भागा और आज प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई दी न्यू इंडिया इंश्योरेंस के अंदर, ठीक है। देखो मार्केट में जब स्टॉक मोमेंटम करते हैं ना, जब मार्केट पॉजिटिव स्टॉक मोमेंटम करते हैं, जब मार्केट गिरता है ना, तब हाई भागने वाले स्टॉक ही पहले गिरते हैं, ठीक है भाई। बजाज कंज्यूमर टॉप पे था, वो गिरा। फिर एनआईसीएल वो लगातार भाग रहा था, वो गिरा। एचसीएल गिरा, एचएफसीएल गिरा, स्टरलाइट टेक गिरा। जो भागते थे वो सबसे पहले गिरते हैं। बात समझ में आ रही है? तो हमेशा याद रखो कि स्टॉक वर्टिकल जाता है तो बहुत केयरफुल लेना पड़ता है, और ये सब टेम्पररी मोमेंटम करते हैं स्टॉक्स, ये सब टेम्पररी मोमेंटम करते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो एनएससी का आईपीओ आने वाला है, इनका भी स्टेक था, स्टेक बेचने वाला है, इसकी वजह से थोड़ा भागा और ये पंप एंड डंप कर दिया। तो हमेशा याद रखो ये फंडामेंटल की वजह से नहीं भागते। अगर फंडामेंटल की वजह से मूव करते तो स्टॉक लाइफ पे जल्दी पहुंच जाता। बात समझ में आ रही है? तो हमेशा ये देखो ऐसे सभी स्टॉक्स को सब लोग ट्रेड करते हैं, स्विंग ट्रेड करते हैं, बीटीएसटी करते हैं, सब करते हैं, मोस्ट प्रोबेबली इंडियन मार्केट में सब करते हैं। जो लोग इसको ऐसा सोचते हैं कि भाई ये फंडामेंटल की वजह से भाग रहा है, तो वो ट्रैप हो जाते हैं, ठीक है। तो हमेशा लॉजिक्स को याद रखना, कोई भी लॉजिक मेरे सिवा आपको सही नहीं बताएगा। मीशू की बात करते हैं। देखो मीशू यहां पे 8% मोमेंटम करता हुआ दिखाई दिया। रीजन ये था कि रेटिंग एजेंसी ने अपग्रेड कर दिया है। अब कल ही मैंने मीशू को डिस्कस किया था, आज रेटिंग एजेंसी ने इसको अपग्रेड कर दिया। अब देखो हमेशा याद रखो कि रेटिंग एजेंसी अपग्रेड कर तो देती है, उसकी वजह से स्टॉक मोमेंटम कर लेते हैं, बट स्टॉक का चार्ट हमेशा बहुत सारी चीजें बोलता है। स्टॉक का चार्ट ये बोलता है कि जब तक ये 240 250 ब्रेक ना हो तब तक तो ये रेंज बाउंड स्टॉक है। यहाँ पे 120 का सपोर्ट है, ऊपर 250 का रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो ये रेंज ब्रेक होनी चाहिए, ये रेंज ब्रेक ना हो तो भाई यहाँ पे कुछ भी नहीं हो सकता। आई बात समझ में? और वैसे भी मीशू इतना स्ट्रांग प्लेटफॉर्म नहीं है जितना फ्लिपकार्ट और अमेजोन में खुद यूज करता हूं, ठीक है। मेरा ब्रदर एज अ सेलर भी था मीशू प्लेटफॉर्म के अंदर। इतना स्ट्रांग प्लेटफॉर्म नहीं है, आई बात समझ में, जितना फ्लिपकार्ट और अमेजोन है। तो वो बहुत केयरफुल लेना पड़ता है ऐसी चीजों में। शिल्पा मेडिकेयर की बात करते हैं। शिल्पा मेडिकेयर आज बहुत अच्छा मूव किया था। अब देखो ये मोमेंटम में आज कोई न्यूज नहीं था, बट 1-2 वीक पहले स्टॉक में कुछ न्यूज आ रही थी जिसमें 30% का स्टेक एक्वायर किया था गेट टू ब्रेन के अंदर। ओके अब ये जो कंपनी है जो एक्वायर किया था स्टेक, वो ब्रेन के डिसीज होते हैं ना, ब्रेन कैंसर, उसको सॉल्यूशन लाने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं, ब्रेन कैंसर का सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये कंपनी को एक्वायर किया है, माना जा रहा है कि इसकी वजह से कंपनी का ग्रोथ आगे जाके बहुत अच्छा हो सकता है शिल्पा मेडिकेयर का। एज अ डिस्कवर मेरे पास है, ठीक है। तो मैंने भी एज अ स्विंग ट्रेड के लिए लिया है। तो इसमें मोमेंटम बहुत अच्छी है। अब ऊपर का अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करने जाऊं, यहां पे रेजिस्टेंस कहां पे है, 480 के आसपास है, ठीक है। अगर ये 480 को ब्रेक किया होगा तो ये पूरा ब्लूज के जोन में चला गया होगा। अब ये कहां तक जाएगा कहना बहुत मुश्किल है, पर हाँ इसमें जो न्यूज आ रही है वो बहुत अच्छी न्यूज आ रही है कि भाई कंपनी टेक ओवर करिए और एक्सपेंशन करिए, वो भी अच्छा वाला, ठीक है। एंड लास्ट 2 चीजें हैं, ध्यान से सुनना। एचएफसीएल तो मैंने बता दिया है। एचएफसीएल में एक चीज याद जरूर रखना कि हमेशा ये मोमेंटम काफी ऑलरेडी कर चुका है, बहुत तगड़ी मोमेंटम कर चुका है, ठीक है। एचएफसीएल में इतना याद रखना कि जहां पे इसने सपोर्ट लिया था, जैसे कि डेली चार्ट मान लो कोई, आप समझो एचएफसीएल का ध्यान से देखना। मान लो कोई एचएफसीएल का डेली चार्ट है, ये स्टॉक ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो लास्ट सपोर्ट क्या बना, यहां पे जहां पे इसने फॉल किया था लास्ट डेली चार्ट पे। तो अगर वो सपोर्ट टूटता है ना डेली चार्ट का, ठीक है, एचएफसीएल का, तो आप ये समझ के चलो कि इसका पैटर्न ब्रेक हो गया, अब ये टॉप बना चुका है। अब ये अगर पुल बैक करेगा तो फेक पुल बैक करेगा। आई बात समझ में? तो बहुत केयरफुल है ना एचएफसीएल के अंदर। लास्ट टाइम कहां से ये रिबाउंड किया था, एचएफसीएल ने लोअर सर्किट लगाई थी ना, लगाई थी कि नहीं? तो लोअर सर्किट कहां से रिबाउंड की, वो लेवल नहीं टूटना चाहिए। आई बात समझ में? अगर वो टूटता है तो एचएफसीएल में पैनिक वापस आना स्टार्ट होगा। बात समझ में आ रही है? तब तक तो भाई एचएफसीएल चल रहा है, चल रहा है, ऐसा पैनिक सिचुएशन तो नहीं है।
जीनस पावर की बात करते हैं। देखो ये आज बहुत अच्छा गया क्योंकि इसने अपना बिजनेस अपडेट दिया, बोला कि भाई हम लोग बहुत तगड़े एस्टिमेट करने वाले 35 से 36 हजार करोड़ का गैस मीटर वो लगाने वाले हैं। और आप देखोगे यहाँ पे ड्राइवन बाय रोल आउट ऑफ नियरली 12 करोड़ स्मार्ट गैस मीटर। सोचो 3 साल के अंदर 4 साल के अंदर 12 करोड़ स्मार्ट मीटर गैस ये लगाने वाले हैं, तो कितना बेनिफिट होगा इसको। तो जीनस पावर उसकी वजह से भागा। अब ये बिजनेस अपडेट सीरियसली पॉजिटिव है, ठीक है। तो ऐसी बिजनेस अपडेट्स में स्टॉक मोमेंटम करते हैं, तो सस्टेन करने की कोशिश भी करते हैं, ठीक है। बट कंपनी सही बोलनी चाहिए, अगर गलत बोलती है तो फिर स्टॉक क्रैश हो जाता है, जैसे कि केन्स टेक्नोलॉजीज हुआ था, ठीक है। अभी के लिए इसका रेजिस्टेंस है 450 का। अगर ये ब्रेक होता है तो फिर एक मोमेंटम कंटिन्यू कर सकता है। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट, ग्लैंड फार्मा भी आज बहुत अच्छा गया, सभी फार्मा स्टॉक भागे। अब देखो मार्केट गिरेगा तो फार्मा स्टॉक तो भागेंगे ही भागेंगे, ये पता था, ठीक है। ग्लैंड फार्मा में रिजल्ट्स के बाद बहुत अच्छी मूव आई थी। यहां पे एक ब्रेकआउट जोन है 2000 से लेके 2200, अगर ये तोड़ देता है तो इसका अगला रेजिस्टेंस जोन 2800 से लेके 3200 का है। ओके, सो देखो मार्केट में पैनिक मत करना, हर चीज में पैनिक नहीं होता। मार्केट सपोर्ट पे है, हर चीज में पैनिक करोगे तो हाथ में कुछ नहीं आने वाला, ठीक है। कुछ होगा तो मैं अपडेट कर दूंगा। फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम चैनल स्टार्ट हो चुकी है। और जो लोग व्हाट्सएप में ज्वाइन होते हैं वो फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, सर्च करना माई स्टॉक मार्केट, ठीक है। यहां पे लिखा हुआ है माई स्टॉक मार्केट फंडा, और जहां पे मेरे इंपॉर्टेंट अपडेट्स आते रहते हैं, और कुछ नहीं आता, इंपॉर्टेंट अपडेट्स आते रहते हैं बस, ठीक है। मिलते अगले वीडियो में, बाय।